नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में बड़ी अटकलें जो है इस समय सामने आ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में फेरबदल की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस बार सरकार का फोकस सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व देने के साथ साथ ऐसे कुछ नए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जबकि कुछ पुराने चेहरों की भी छुट्टी तय मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री कैंप्स कार्यालयों में विधायकों की आवाजाही अचानक से बढ़ गई है, और जिससे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। और उधर बीजेपी हाईकमान भी सक्रिय हो गया है और वर्तमान मंत्रियों के प्रदर्शन की गहराई से समीक्षा भी की जा रही है। माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो कैबिनेट की अगली बैठक में और भी अधिक निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई ग्रामीण सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि इस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए ग्राम्य विकास के मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालयों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बारिश के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए, और जहां भी सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं वहां पर पुनः निर्माण का कार्य तेजी से किया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था शीघ्र बहाल हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और नियमित मॉनिटरिंग के भी आदेश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश भर के कुल 112 सड़कें पूरी तरीके से अवरुद्ध हैं, और जिसमें गढ़वाल मंडल की 85 तो वहीं कुमाऊं मंडल के 27 मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में एक पुल बह गया, और जबकि गढ़वाल में 6 पुल बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन सभी मार्गों और पुलों की मरम्मत और पुनर्बहाली का कार्य तेजी से किया जा रहा है। खबर चमोली से है, जहां पर गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने चमोली जिले के थराली व चेपोड़ू गांव के आसपास के अतिवृष्टि वाले प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आपदा से हुई क्षति का जायजा लिया गया है, और इस दौरान सभी प्रभावित परिवारों और राहत शिविरों में माताओं, बहनों व बच्चों से भेंट कर उनका हाल भी जाना। तो वहीं आपको बता दें कि हर संभव सहयोग देने का आश्वासन किया गया है, और इसके बाद जिलाधिकारी के साथ क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें कि आपको बता दें कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता समय पर पहुंचने और उनके हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी को आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट देने के भी दिशा निर्देश दिए गए। हम अभी माननीय मंत्री जी और विधायक जी मिलकर हम लोग अभी गए हैं। हमने आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है, और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है। प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है
उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें एकदम सक्रिय है। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है उनसे भी आज आग्रह किया है कि सारे लोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम करें, जहाँ आवश्यकता जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको पूर्ण करें, और इस आपदा के समय से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे, सब पूरा विश्वास। जिस तरीके से कराली पूरी खतरे की जब है, क्या भविष्य में इस तरीके की कोई मास्टर देखिए, प्लान अभी हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी ये कहा है कि जहाँ जहाँ पर भूगर्भीय जांच करानी है, अगर IIT से करानी है, वाडिया इंस्टीट्यूट से करानी है, जो भी एजेंसी की आवश्यकता है वो हमको बताएं। हम भारत सरकार की भी जिस एजेंसी से कराना है पूरी भूगर्भीय जांच करके यहाँ पर जो खतरे की जद पे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अनुकूल हम कदम उठाएंगे। अगर लगेगा कि कुछ घरों को विस्थापन करने की आवश्यकता है तो वहाँ विस्थापन कराएंगे। अगर लगेगा कि कहीं ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो हम ट्रीटमेंट कराएंगे। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, आप मान के चलिए थराली के लोगों के साथ हम लोग हैं और उनका किसी भी प्रकार का दुख दर्द में हम लोग आप पीछे हटने वाले नहीं, और उनकी से मुक्ति हम किसी वाले नहीं। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित करने में लगाया है। और यही कारण है कि आज यूपी के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। एक अवसर है ये, जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं, और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। प्रदेश के अंदर उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आज तमाम जानकारी दी गई। हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा, प्रत्येक जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख ऐसी यूनिट को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को कार्य देने का एक मंच उसी के जनपद में, उसी के प्रदेश में उपलब्ध करवाने में मदद की। प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और MSME प्रोडक्ट और इससे जुड़े हुए जो हमारे लघु और कुटीर उद्यम थे, इसकी ताकत का एहसास हम लोगों ने तब लगाया जब कोरोना कालखंड में
बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने अपने जनपद और घरों की तरफ पलायन किए, तो हम सबके सामने एक चैलेंज था, ये युवा कहां जाएगा, कहां रोजगार प्राप्त करेगा। तब मुझे विश्वास था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहां पर इन्हें रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। उन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को अकेले उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में ही काम मिलना प्रारंभ हो गया, और उनमें से 90% लोग आज भी उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे, आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला बन रही है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर के आधार बनेगी वह यूनिट जो लोकल स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है, और जिसमें लोकल स्तर पर नौजवानों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी मिल रहा है। यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी, और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तैयार करना होगा, और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस अभियान को लेकर के हर हाथ को काम मिले, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की स्कीम भी लागू की। जो परंपरागत रूप से कारीगर थे, जो पुश्तैनी परंपरा से चली आ रही थी, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाव का काम कर रहा है, कोई किसी न किसी कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो ग्राम स्वराज के पीछे वही बात थी कि जहां पे हमारा गांव आत्मनिर्भर होता था। पूंजी कम रही होगी, लेकिन सबकी व्यवस्था का संचालन एक गांव अपने आप में एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के, एक टीम भावना के साथ काम करता था और अपना परिणाम देता था। रिजल्ट क्या है? हर व्यक्ति खुशहाल है। हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत भी ये किया कि उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ उन्हें बैंक से जोड़ना, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाना, उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध करवाना, ये सब काम हुआ। लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। आज उन परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने यहां सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, तो ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उसके माध्यम से प्राप्त हुए। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा
21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह स्वयं भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस जो लोन और बैंक से ले रहा है उसका ब्याज सरकार देगी और उसको उद्यम स्थापित करने के लिए 10% तक मार्जिन मनी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम के साथ जुड़ करके, सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। यानी ये अलग अलग स्तर पर रोजगार की सुविधा निजी क्षेत्र में है। सरकार ने अपने स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध, नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिखेंगे तो यह संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यह संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या था कि प्रदेश के अंदर निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुई है और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर
स्किल डेवलपमेंट के लिए और बेहतरीन न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। आज की डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की है। यूपी के नौजवानों के लिए दुर्लभ था। हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ बातचीत की। आईटीआई में इससे संबंधित पाठ्यक्रम और इससे संबंधित वर्कशॉप ही नहीं, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उससे संबंधित लैब्स स्थापित करवाई। आज उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का मंचो बना है। हब एंड स्पोक मॉडल पर युवाओं को तैयार किया जा रहा है और इस नई चुनौती के लिए नए समय की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए यूपी के नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। क्या परिणाम है? आज यूपी के नौजवानों की मांग दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। याद करिए, जो नौजवान यहां से दुनिया के तमाम देशों में गए, वहां पर उनके लिए प्रारंभिक चरण में उनकी ट्रेनिंग की एक चैलेंज थी। हमारे सामने चीजें आती थी कि दुनिया के अंदर मांग इस नई टेक्नोलॉजी के तहत उस प्रकार की वर्कफोर्स की है, तो उस प्रकार के वर्कफोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना। अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्रांस जा रहा, फ्रांस की जानकारी होनी चाहिए। स्पेन जा रहा है, स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। जापान जा रहा है, जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉरपोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा, उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी, और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि रोजगार महाकुंभ इस अवसर को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। इंडस्ट्री जब स्वयं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाए तो ये देखना चाहिए कि वास्तव में उन युवाओं को उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का काम हमारी संस्थाएं पहले से तैयार करें। इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का काम, आईटीआई में किस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए, पॉलिटेक्निक में किस प्रकार के डिप्लोमा के कोर्सेज होने चाहिए, हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में किस प्रकार के डिग्री कोर्सेज हमें प्रारंभ करने चाहिए, यह इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुसार हमें तय करने पड़ेंगे।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।